हाँ तो देव, आज की क्लास के अंदर हमको क्या पढ़ना है? आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ना है कि भाई बजटरी, हाँ, आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि बजटरी एक्सपेंडिचर क्या होता है। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? बजटरी बजट। एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अब मुझे बताओ कि भाई बजटरी रिसिप्ट्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा, अभी आपने बताया कि आने वाले साल में अलग अलग सोर्सेस से गवर्नमेंट को क्या लगता है कितना रेवेन्यू आ जाएगा, वो है बजटरी रिसिप्ट्स, राइट। और अगर अब मैं पूछूं कि आने वाले साल में बजटरी एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो उसकी हम डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि भाई एस्टिमेटेड, हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये टू बी लिखना बहुत जरूरी है। अगर टू बी इंकर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब हमने ये बताया ही नहीं कि ये फ्यूचर में होगा या फिर अभी हो चुका। तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, वो क्या कहलाता है? हमारा बजटरी एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ। ओके। ये जो मैंने ऊपर बजटरी रिसिप्ट्स लिखकर छोड़ा हुआ है, इसका एक रीजन है, अभी समझ में आएगा तुम्हें कि ये ऊपर वाला मैंने रब क्यों नहीं किया। अब बजटरी एक्सपेंडिचर जो है ना हमारा, हम उनको तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तीन तरह से क्लासिफाई, अच्छा, तीन तरह से क्लासिफाई कैसे का मतलब क्या होता है? जैसे हम बचपन से एक क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं गुड्स का। हम कहते हैं हम गुड्स को ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी क्लासिफाई कर सकते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में, हाँ। है ना। और उन्हीं गुड्स को हम, गुड्स वही है जो हमने ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल में डाले, उनको हम रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, हाँ। राइट। उन्हीं गुड्स को हम पेरिशेबिलिटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल, राइट। अगर मैं बोलूं कि भाई वेजिटेबल्स, और मैं बात करूं वाटर बॉटल की, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल में क्या होगा? बॉटल तो ड्यूरेबल है और जो वेजिटेबल है वो नॉन ड्यूरेबल है, राइट। पेरिशेबिलिटी की अगर बात करूं तो जो यही वेजिटेबल इसके अंदर क्या हो जाएगी? पेरिशेबल हो जाएगी, और जो बॉटल है वो क्या हो जाएगी? नॉन पेरिशेबल हो जाएगी। कहने का मतलब चीजें वही होती हैं, उनको क्लासिफाई करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, तुम एक क्लास के बच्चों को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। तुम उसी क्लास के बच्चों को उसी क्लास के बच्चों को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स दे गेट, राइट। तो मतलब क्लासिफिकेशन का जो पैरामीटर है वो चेंज हो सकता है, चीजें वही रहती हैं, राइट। उसी तरह से जो बजटरी एक्सपेंडिचर है, इसको भी तुम क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? तीन तरह से क्लासिफाई तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, एक तुम इसको कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है देव। यस सर। दूसरा तुम इसको कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड अनप्लैंड या नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ। और तीसरा कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है देव, हाँ। तो हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर को। जैसे हमने बजटरी रिसिप्ट थी, उसको सिर्फ हम एक ही तरह क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, राइट। जो हमारा हाँ। बजटरी एक्सपेंडिचर है उसको हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। है ना।
दूसरा हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। और तीसरा किस चीज पे कर सकते हैं? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब देखो जो हमने पिछली क्लास में पीडीएफ भेजी थी, वो जो चार्ट बना हुआ था उसके अंदर, हाँ उस चार्ट को एक बार देखो। उस चार्ट से हमको और भी ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, मतलब वो एक समराइज फॉर्म में दिया हुआ है पूरा चार्ट। ये देखो सामने देख लो। हाँ तो देखो, सबसे पहले हमने कहा क्या कि भाई बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, राइट। हाँ फिर बजट रिसिप्ट्स में हमने कहा रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ये तो उसके एग्जांपल हो गए, टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, तो है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आ गई क्या, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ये एग्जांपल्स हैं। अब बजट एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर on the basis of planned and non-planned activities, planned expenditure and non-planned expenditure, and on the basis of development and non-development activities, development expenditure and non-development expenditure। ठीक है देव, इतनी बात समझ में आई? हाँ राइट। तो आज की क्लास के अंदर हमको क्या पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें हमें एक्सपेंडिचर वाला पार्ट आज की क्लास में ये पूरा करना है। ओके देखो, जो बजट रिसिप्ट था उसका क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ही था, ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सेम यहाँ पर भी लिख सकते थे, है ना। हाँ इसलिए उसका अलग से हेडिंग नहीं बनाया क्योंकि इसका और कुछ था ही नहीं। ठीक है, हाँ बट बजट एक्सपेंडिचर को हम इसके अलावा और दो चीजों के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके यस सर। ठीक है, जो चीजें बता रहा हूँ वो समझ आ रही हैं तो ही यस सर बोलना, नहीं तो दोबारा पूछ लेना है, ठीक है ना। ठीक है। ओके चलो, और साथ साथ इतना भी बताओ, नेशनल इनकम की कहाँ तक वीडियोस देख ली हैं? आई होप अब तो पूरी देख ली होंगी। मैं वहां तक आ चुका हूँ, वो जो उसमें आपने वो अभी वो डाल लिया ना नई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। नेशनल इनकम पूरा देख लिया है? वो पूरा नहीं देखा मैंने, उसकी एक दो रहती होंगी बस, लेकिन तो ऐसे नहीं करना, जो अभी वाली है ना उनको आराम दे दो, ठीक है, ठीक। उनको अभी रेस्ट पे रहने दो। पहले वाली पूरी देखो, उसके ठीक बाद वो कंटिन्यू करना, ठीक। ठीक है। नई वाली जो, और नोट साथ साथ बनाते रहना है, हाँ राइट। हाँ तो जब उसके बाद फिर सारी की सारी ये हो जाएंगी और मैं सारी डाउट्स क्लास ले लूंगा, तब उसके बाद में नई वाली क्लासेस जो अब डलने लगी है उनके नोट्स तुमको दूंगा, ठीक है। ठीक। ओके तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हमने कहा क्या, एक तो होगा हमारा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होगा हमारा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक है हमारा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कौन सा है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती थी देव, आपने मेरे को बताया था आज, मतलब क्लास में स्टार्ट होते ही। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट्स होती थी? ये होती थी रिवेन्यू वाली, तो होती थी ये जो हाँ, असेट्स लायबिलिटीज की टर्म्स में नहीं पूछ रहा मैं, मतलब अच्छा पूछ हाँ, रहा हूँ अभी। वो रिकरिंग इन नेचर है रेवेन्यू रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट रिकरिंग है। जो कभी कभी पैसा आए वो कहलाता है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। हाँ उसी तरह से जो कभी कभी खर्चा हो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कभी कभी ना हो के जो रेगुलर बेसिस पर रेवेन्यू आए वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रेगुलर नेचर पे खर्चे होते हैं सरकार के वो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, अब अगेन सोचो, अब क्या है, ये वो खर्चे हैं जो कभी कभी होते हैं, हाँ राइट।
अब बताओ ज्यादा पैसा हमारे, जब कभी अगर अपने पर्सनल एंड पे देख के सोचो कि अगर आपका कोई बिजनेस है, कुछ खर्चे जो आपके रेगुलर होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे अपने स्टाफ की सैलरी देना, हाँ राइट? हम कह सकते हैं कि कुछ खर्चे जो रेगुलर होते हैं वो क्या होते हैं? सैलरी देना। अगर हाँ हम सरकार के लिए कुछ रेगुलर खर्चों की बात करें तो मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी देना, हाँ जो बिल्कुल भी काम नहीं करते, हाँ राइट? तो सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकार जो सैलरी दे रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, क्या ऐसा है कि आज दे दी अगले महीने नहीं देंगे, उसके अगले महीने फिर दे देंगे? नहीं, वो नहीं रेगुलरली उनको देनी ही देनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सब्सिडीज सरकार देती है, जो मैंने नेशनल इनकम में भी बताया था और एक बार अभी डाउट क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, वो भी ऐसा खर्चा है जो सरकार को बार बार करना पड़ता हाँ है, राइट? अच्छा, जो सरकार लोन लेती है किसी हाँ बड़ी इंस्टीट्यूशन से, राइट, वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देना होता है क्या होगा? वो भी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। हाँ जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो अगर हम भी कोई ईएमआई बनवाते हैं तो हर मंथ उसका इंटरेस्ट देते हैं ना। हाँ सरकार भी अगर लोन लेगी तो हर साल उसका इंटरेस्ट देगी, तो सरकार के लिए वो क्या है? रेगुलर पेमेंट है, हाँ राइट? तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये क्या है? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर। हाँ ठीक है, रेसिप्टनी एक्सपेंडिचर। हाँ हाँ अब इनका जो इम्पैक्ट है मुझे लाइबिलिटीज और असेट्स पे देखना है फिर से। इनका जो इम्पैक्ट है मुझे फिर से किस पे देखना है? लाइबिलिटीज और असेट्स पर, assets पे राइट? अब अगर ध्यान से देखो ना, अगर चलो फिर से ऐसा करते हैं, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं, तुम्हें उस दिन भी इससे जल्दी समझ में आया था, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो सरकार के कभी कभी खर्चे हो रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसे कौन से खर्चे हैं सरकार के जो कभी कभी होते हैं? मतलब बड़े अमाउंट के खर्चे, इस तरह लगा लो, कभी कभी जो खर्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े अमाउंट के खर्चे होते हैं। हाँ सरकार का बड़े अमाउंट का खर्चा कब होता है बताओ? सोच के बताओ, सरकार का बड़ा खर्चा कब होता है? जब वो हमारे लिए रोड्स बनवाती है, हाँ ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब चीजें जब हमारे लिए सरकार बनाती है तो उसका बड़ा खर्चा होता है, राइट? इसी तरह से सरकार जब कोई पुराना उधार चुकाती है, रीपेमेंट ऑफ लोन, वो भी क्या होता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। समझ में आई बात? हाँ अब देखो, तुमने बोल तो दिया समझ में आई, बट मेरे को पता लग गया कि तुम्हें समझ में नहीं आई। नहीं ये तो पता चल ही गया इसमें। नहीं, अब देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब जो लोन दिया उसकी हाँ रीपेमेंट करने को मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, और इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया। तुमने पूछा ही नहीं क्यों? देखो, कोई भी लोन अगर होता है ना, उसके दो हम्म कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट, राइट? अगर 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का मान लो लोन लिया एट 10% पर एनम, राइट? तो ये जो 1 लाख है ना, ये तो क्या है? प्रिंसिपल है, राइट? ये प्रिंसिपल हम्म, पेमेंट जो है ये जाती है सिर्फ एक बार, ये जाती है सिर्फ एक एक बार, या फिर उतनी की उतनी कह लो। ठीक है, तो ये तो होती है हमारा क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक इंटरेस्ट जो है वो जाता है रेगुलरली, तो वो होता है इसलिए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है भाई। अब कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर हमने कहा था कि भाई होता क्या है, अगर बहुत सारा पैसा एक साथ आ रहा है ना, या तो भाई हो क्या रहा है, तुम उधार ले रहे हो किसी से, या फिर तुम अपने असेट्स बेच रहे हो घर के या बिजनेस के, राइट? या तो तुम किसी से उधार ले रहे हो या फिर तुम अपने कोई असेट्स बेच रहे हो। ठीक ठीक है, और इसी तरह अगर बड़ा खर्चा होता है तो तब क्या होता है? अगर बिजनेस के अंदर हम बड़ा खर्चा करते हैं तो कब करते हैं?
रेनोवेशन के टाइम पे कर देते हैं। हाँ या फिर एक नई ब्रांच खोलनी है तो उसके लिए हम हो सकता है लैंड खरीद रहे हो, या फिर हो सकता है मशीनरी खरीद रहे हो। हाँ इन सब बातों में क्या चीज कॉमन है? रेनोवेशन में मान लो तुमने फर्नीचर लिया, ठीक है, नई बिल्डिंग के लिए तुमने सॉरी नई ब्रांच के लिए तुमने मशीनरी खरीदी, ये सब बड़े खर्चे हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली बात करें तो तुमने कोई गाड़ी खरीदी, हम्म, तो ध्यान से सोचो इन सब बड़े खर्चों में असेट से रिगार्डिंग क्या चीज है? इनसे तुम्हारे असेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रही हैं। बढ़ रहे हैं, राइट। तो हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर से तुम्हारे असेट्स बढ़ सकते हैं। या फिर अगर तुमने क्या करा है, तुमने बहुत सारा पैसे का खर्चा एक साथ किया है, तो क्या हो सकता है अपना कोई पुराना उधार चुकाया हो, हाँ है ना। कैपिटल रिसिप्ट्स में हमने कहा कि भाई बहुत सारा पैसा एक साथ आया है, तो हो सकता है कि तुमने उधार लिया हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने कहा बहुत सारा पैसा जा रहा है, तो हो सकता है तुमने अपना पुराना उधार कोई रीपे किया हो, हम्म, राइट। तो अगर तुमने अपना उधार चुका दिया तो लाइबिलिटी कम होगी या बढ़ेगी? कम होएगी। कम होएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जिनसे या तो लाइबिलिटी बढ़ती है या फिर असेट्स कम होते हैं? हाँ या तो लाइबिलिटीज बढ़ती है या तो असेट्स कम कम होती। होते हैं। ठीक है। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय देने से, इंटरेस्ट ऑन लोन देने से, क्या कोई भी लाइबिलिटी तुम्हारी कम हो रही है? नहीं। नहीं हो रही। क्या कोई असेट्स तुम्हारी बढ़ रही है? नहीं। नहीं बढ़ रहे। तो इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो तुम्हारी लाइबिलिटीज कम होती हैं और ना ही तुम्हारे जो असेट्स हैं वो बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज estimated expenditure of the government which either cause increase in liabilities or cause reduction in assets, which either cause लायबिलिटी। increase in liabilities, sorry, decrease in liabilities or cause increase in एसेट। assets. And revenue expenditure are those estimated expenditure of the government which neither reduce liabilities and nor cause increase in एसेट। assets. अच्छे से समझ आई ये चीज? हाँ जो चीज ध्यान देने वाली है, मैंने बजटरी रिसिप्ट्स ऊपर क्यों लिखा हुआ है, वो इस वजह से, यहां पर जो बात करी है ना देव, वो लाइबिलिटीज बढ़ने और असेट्स कम होने से रिगार्डिंग है। देखो यहां पर जो बात करी है वो लाइबिलिटीज बढ़ने और असेट्स कम होने के रिगार्डिंग करी हुई है। हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो बात करी हुई है वो लाइबिलिटीज कम होने और असेट्स के बढ़ने से रिगार्डिंग करी हुई है। हाँ। तो ये डिफरेंस जो है ना, कंफ्यूज नहीं होना। और इसी वजह से पिछली क्लास में बजटरी रिसिप्ट्स कराने से पहले बोला था, रट्टा मारोगे पक्का गलत करोगे कोई ना कोई इसमें से। ठीक है। ठीक है। मैं बताऊं बच्चे कैसे रट्टा मारते हैं? बच्चे रट्टा ऐसे मारते हैं, अच्छा जहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोनों में नीदर नॉर आएगा, अच्छा। और कैपिटल वालों में दोनों में ईदर और आएगा। ठीक है, रट्टा मारते हुए हमें लगता है हाँ हम बहुत स्मार्ट हैं, हमें सब याद रहेगा एग्जाम में भी। इसी हाँ तरह फिर हम याद कर लेते हैं क्या, कि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर जो है ना, सॉरी रिसिप्ट्स के अंदर लाइबिलिटीज बढ़ना और असेट कम होने से रिगार्डिंग है, और बजटरी एक्सपेंडिचर में उसका उल्टा है। हम्म, ठीक है। अब दो चीजें, पहली बात तो एग्जाम में जब टेंशन होती है ना, तब ये याद ही नहीं रहता कि भाई किसके अंदर नीदर नॉर था किसमें ईदर और था। अगर वो याद आ भी गया, फिर हम्म, ये नहीं याद आता लाइबिलिटी बढ़ना और असेट कम होना किसमें था और लाइबिलिटी कम होना और असेट बढ़ना किसमें था। अगर ये भी याद आ गया, ठीक है, किसी को, उसके हम्म, बाद प्रॉब्लम क्या होती है, पेपर में ये चारों तो पूछेंगे नहीं। हाँ बच्चे टीचर ने पूछ लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहले बच्चा ये सारे अपने रट्टे याद करेगा, फिर पहले रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट उसके दिमाग में आएगा, फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएगा। हाँ। बट अगर हमें पता है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो कभी कभी होते हैं और बड़े अमाउंट के होते हैं, अगर ये बात दिमाग में रख ली,
तो इसका मतलब हम सीधा उसका रिलेशन लाइबिलिटीज और असेट से बना सकते हैं। बड़े खर्चों का एग्जांपल याद रख लो बस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और रीपेमेंट ऑफ लोन। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से असेट बढ़ रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन से लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इधर लाइबिलिटी कम होगी या असेट्स बढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से हम ये सारे के सारे याद कर सकते हैं। ऑल राइट, हाँ। ठीक है, तो चलो रीड करते हैं अब इसको। तो बजट एक्सपेंडिचर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी एक्सपेंडिचर, देखो एस्टिमेटेड वर्ड जरूर लिखना है, by the government on various social, economical and political activities during a particular fiscal year या financial year। ठीक। तीन तरह से क्लासिफाई करा जा सकता है इसको। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कहा वो है which does not cause any reduction in government liabilities and does not create assets for the government, right? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, जिससे या तो हमारा गवर्नमेंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं या फिर असेट्स बढ़ रहे हैं। ओके, तो एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, तुम यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते हो। ऑल राइट, तो ये तो था हमारा क्या, बजटरी एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब जो है वो बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, सो उसको हम जल्दी से कर पाएंगे। तो अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ planned and non-planned activities, on the basis of planned and non-planned activities। ठीक है देव, यस सर। तो इसके बेसिस पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से हो सकता है, और वो दो तरह कौन से हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा है, नॉन प्लान्ड या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है देव, अब एक बात बताओ, अगर तुम कोई बिजनेस करते हो, हाँ। कौन कौन से ऐसे खर्चे होंगे जो तुम्हें लगता है तुम सोच के ही चलते होगे कि बिजनेस में तुम्हें करने ही पड़ेंगे? एसेट्स पे खरीद, ये सेल ऑफ एसेट्स और मतलब ये। तुमने कहा कि भाई जैसे इन्वेंट्री स्टॉक खरीदना है, हाँ, खरीदना बेचना। राइट, उसके अलावा नहीं, बेचने पे तो पैसा आएगा ना, हाँ। खरीदना, ठीक है, हाँ, और और लैंड और बिल्डिंग खरीदने के। सब कुछ ही खरीद लोगे तुम, रेंट पे भी जाता है कुछ? हाँ, वही मतलब रेंट भी लेंगे तो। ठीक है, और सैलरी वगैरह जो देनी है एम्प्लॉयज की, हाँ। हाँ। ये सारी चीजें तो वो हैं जो तुम्हें पता है कि भाई ये खर्चे तो होते ही होते हैं, तो ये तो तुमने प्लान करके रखा हुआ है ना। हाँ। अनप्लैंड एक्सपेंडिचर तुम्हारे लिए कौन सा होगा, बिजनेस में ऐसे कौन से खर्चे होंगे जो तुमने सोचे नहीं हो बट हो सकता है हो जाए? ऐसे
अरे जैसे जैसे गुड, आग लग गई बिजनेस में, हाँ वही गुड्स पे ठीक है, अगर लॉस हो गया तो। हाँ आग लग गई तो वो नुकसान हो गया, वो खर्चा दोबारा करना पड़ेगा, चोरी हो गई वो हाँ खर्चा दोबारा करना पड़ेगा, तो ये सारे खर्चे हैं जो अनप्लान्ड होते हैं। हाँ ठीक है, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जिन खर्चों की जरूरत है वो तो तुमने सोचा हुआ था, वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। हाँ बट उन गोल्स को पूरा करने का जो रास्ता था उसके बीच में कुछ चीजें ऐसी थी जो तुमने सोची ही नहीं थी वो तुम्हारे साथ होंगी, और वो अनहोनी होने के कारण तुम्हें जो खर्चे करने पड़े वो क्या होते हैं, हमारे अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ इसी तरह से सरकार का भी यही है, राइट। अब हमारे कंट्री में इंडियन इकोनॉमी के अंदर तुम्हारे लिखा हुआ है 1951 में, ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनी थी। प्लानिंग कमीशन के टाइम से हमारे कंट्री में 5 ईयर प्लान्स बनते हैं। ठीक है, वो 5 ईयर प्लान्स जो बनते थे उसके अंदर से क्या पता लगता था कि भाई हर आने वाले 5 सालों में हमारी सरकार के क्या क्या एम है, कि वो चाहती है कि इस देश के अंदर बदलाव आए। ठीक हाँ है, अब वो थे सरकार के प्लान्स, वो सरकार के क्या थे, 5 ईयर प्लान। प्लान्स। अब प्लान्स को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ खर्चे तो करने पड़ेंगे, हाँ है ना। मान लो हाँ कि एक 5 ईयर प्लान्स में से मान लो कि भाई ये है कि पॉवर्टी हटानी है, रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, हम्म रिड्यूस नहीं होता, पॉवर्टी तो हटानी होती है, वैसे एलिवेट पॉवर्टी होना चाहिए। ठीक है, तो ओके, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एक प्रोग्राम चला दिया, लेट्स से ये वाला जो चलाया था हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, हाँ तो ये एक जो था, इस स्कीम के अकॉर्डिंग कहा गया कि भाई लोगों को 100 डेज की एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो भी काम करना चाहता है कोई भी इंसान। अब ये सारे जो प्लान्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, जब उन्होंने कहा होगा लिटरेसी को बढ़ाओ, ठीक है, एजुकेशन को और बढ़ावा दो, उसके ऊपर भी सरकार को बहुत सारा खर्चा करना पड़ा होगा। बट ये हाँ सारे वो खर्चे थे जो सरकार को पता था कि उसके प्लान्स हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार कर रही है, राइट। तो ये सारे खर्चे होते हैं क्या, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, हमारे प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर incurred by the government to fulfill the plans laid out। ठीक है, तो जो खर्चे सरकार ने करे उन प्लान्स को फुलफिल करने के लिए जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, तो इसके लिए प्लान्स ऑलरेडी लेड आउट, वो तो क्या कहलाते हैं, हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर, राइट। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बताओ सरकार का क्या होगा, बता सकते हो, थोड़ा सोचो, जो सरकार ने सोचा भी नहीं था बट वो खर्चे हो गए। ऐसे कौन से होंगे? अभी यार देखो, कोरोना वायरस की वजह, सरकार ने सोचा था कोरोना वायरस आने वाला है, अच्छा हाँ। इस टाइम पे जो जो खर्चे सरकार कर रही है, ठीक है, चाहे वो रिलीफ पैकेजेस हो हाँ जो सरकार दे रही है बिजनेसमैन को, कि भाई आपके बिजनेस के अंदर हम जो नुकसान हो रहा है इस वजह से पूरा हो पाएगा, ठीक है। हाँ या फिर वो कह लो कि भाई सोशल नीड्स, अपने बेसिक नेसेसिटीज को लोगों की पूरा करने के लिए जो सरकार कर रही है, रिलीफ पैकेजेस के अलावा फूड हाँ फॉर दी विक्टिम्स, जो इस टाइम पे है उन लोगों के लिए जो खाने का खर्चा सरकार कर रही है, ये सारी चीजें सरकार ने सोची थोड़ी ना थी, हाँ है ना। एक्सपेंडिचर incurred on health of uh, health of people while epidemic
एपिडेमिक होने के टाइम पर लोगों की हेल्थ के लिए जो खर्चा कर रही है सरकार, ये क्या है? ये भी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड, ठीक है, विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग and which are totally incidental, which are totally, इंसिडेंट। ठीक है, बस करना पड़ गया इन खर्चों को क्योंकि भाई एकदम से आ गई प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम के अंदर रिलीफ पैकेजेस भी देने हैं, ठीक है, बिजनेसमैन का नुकसान नहीं होने देना, ठीक है, जो लोग भूखे हैं उनको खाना भी देना है, ठीक है, किसी को भूखा नहीं मारने देना, और उसके अलावा जिन लोगों को इलाज की जरूरत है उनका प्रॉपर इलाज कराना है, वो खर्चा भी करना जरूरी है। ठीक है, सो वो होते हैं हमारे अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर, राइट गाइस? हाँ। ओके, सो अब हमने कहा कि भाई प्लैन्ड एक्सपेंडिचर जो है, एक्चुअली में प्लैन्ड एक्सपेंडिचर जो टर्म है ना, वो बनी इसलिए थी कि 5 ईयर प्लान्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो जो खर्चे चाहिए होते हैं वो प्लैन्ड एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, हाँ। राइट? अब पिछले कुछ टाइम से ना हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान्स का जो कंसेप्ट है ना वो खत्म हो चुका है। 5 ईयर हाँ। प्लान्स का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो चुका है। प्लानिंग कमीशन नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अब खत्म हो चुका है, राइट? अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? नीति आयोग। ठीक है, बट हमारे साथ ये गलत हो रहा है, ठीक है, हमारे साथ मतलब आप लोगों के साथ, कि आपको ये चीज तो बताते हैं नहीं, राइट? और ये चीज बस पढ़ाए जा रहे हैं, 5 ईयर प्लान वाला चैप्टर बना दिया है, प्लानिंग कमीशन ने ये बनाया था। अब क्योंकि 5 ईयर प्लान्स नहीं है, प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग ने उसका रोल ले लिया है, ठीक है। करंटली अभी जो गवर्नमेंट बजट अब जो बनता है पिछले 2 सालों से, उसके अंदर प्लान्ड एक्सपेंडिचर और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर नाम की जो टर्म्स हैं वो हट चुकी हैं, राइट? करंटली बजट के अंदर प्लान्ड एक्सपेंडिचर और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर नाम का कुछ भी नहीं होता। ऑल राइट, हाँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है, बट एक्चुअली में गवर्नमेंट बजट में अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर जैसा कुछ भी नहीं होता। ऑल राइट, हाँ। ठीक है, तो अब इसको रीड करते हैं। हाँ, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो कह रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर है विच इज इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्लान्ड प्रोग्राम्स ऑफ 5 ईयर प्लान, राइट? तो वही आ गया कि अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स पे जो खर्चा किया, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे जो सरकार ने खर्चा किया, ये सब तो क्या है? प्लान्ड है। सोचा हुआ था कि भाई ये खर्चा तो करना ही करना है, राइट? है ना, ये हाँ। खर्चा तो सोचा ही हुआ था। हाँ। ओके, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो जो प्लान नहीं किया हुआ, राइट? जो प्लान नहीं किया हुआ वो होगा हमारा क्या? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे होते हैं जिनका 5 ईयर प्लान से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि रिलीफ फंड जो दिया, रेल एक्सीडेंट, कोई रेल एक्सीडेंट हो गया, उसके विक्टिम्स को कोई रिलीफ फंड दिया, राइट? कहीं पर बाढ़ आ गई, वहां पर लोगों को खाना दिया। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं? हमारी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, राइट? तो ये हमने करा कि भाई एक्सपेंडिचर को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्टिविटीज। ओके, लास्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, लास्ट जो है हमारा वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, राइट? अब बहुत आसान है अगेन ये। अगर मैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात करूं, अगर हम अपनी कंट्री में बात करें, डेवलपमेंट कब होगी? डेवलपमेंट बताओ, कौन से खर्चे करने से होगी डेवलपमेंट? एग्जाम्पल दो।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब जब हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। हाँ, उसके अलावा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाता है? इंजीनियर्स। हम्म, बोलो, कौन बनाता है इंफ्रास्ट्रक्चर? सही बोल रहे थे। इंजीनियर्स बनाते हैं। तेज बोलो, तेज। इंजीनियर्स बनाते हैं। इंजीनियर्स, ठीक है। इंजीनियर लोग कब बनते हैं? हम्म। इंजीनियर कब बनते हैं लोग? बिना पढ़ाई के इंजीनियर बन जाओगे? नहीं। तो क्या, किस चीज पे खर्चा करना पड़ेगा? एजुकेशन, हाँ। है ना? हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एक्सेट्रा, इन चीजों पर अगर जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इन चीजों पर जो हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेवलपमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। ओके। यस सर। अच्छा, अच्छा, जो सरकार एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, सैलरी ऑफ हाँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, राइट, हाँ। उसके अलावा जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर खर्चा कर रही है, ठीक है, हम्म। ओके, इसके अलावा जो सरकार फ्री में कुछ लोगों की मदद कर रही है, ठीक है, गरीबों की मदद अगर फ्री में कर रही है, राइट, क्या इन सब चीजों से तुमको कोई डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है? इन नहीं। सब चीजों से क्या तुमको कोई डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है? इनडायरेक्टली तो ठीक है भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी है, वो एम्प्लॉय जो है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, तो इसलिए इसका फायदा हमें भी हो रहा है, ठीक है। हम्म। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अल्टीमेटली लोगों को ठीक रखने के लिए है, और हर लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा तो उससे हमारा भी फायदा हो रहा है क्योंकि हम भी उस पब्लिक में हैं। बट क्या कोई डायरेक्टली फायदा हो रहा है इससे तुम्हें? नहीं। नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये सब वो चीजें हैं जिनसे तुम्हें डायरेक्टली फायदा हो रहा है, राइट। हाँ। और हाँ। ये सारी वो चीजें हैं जिससे तुम्हें डायरेक्टली फायदा नहीं हो रहा, बस जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंट्री में और स्मूथ हो जाती है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होगी, ओके, बट अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते टाइम लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा होगा कंट्री के अंदर, तो वो प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगी, ओके। हाँ। एजुकेशन से तो डेवलपमेंट होगी, बट कुछ लोगों को अगर मुफ्त में पढ़ाई करा दी तो उससे एजुकेशन की स्पेस और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप और मैं तो अफोर्ड कर लेंगे पर हर कोई नहीं कर सकता। तो हाँ। ट्रांसफर पेमेंट्स के जरिए कुछ लोगों को और एजुकेशन करा दी तो डेवलपमेंट की पेस और बढ़ जाएगी। मतलब वो खर्चे जो डायरेक्ट बेनिफिट तो हमको डेवलपमेंट में नहीं पहुंचा रहे, बट इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की प्रोसेस को स्मूथ बना रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहलाते हैं हमारे? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हाँ। इसके अंदर वो यही चीज बोल रहा है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर refers to budget expenditure incurred by the government on economic growth and development activities, जैसे एजुकेशन पे खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, राइट। एंड हम्म। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब विच आर incurred on non development activities, they do not directly contribute to the nation's income but accelerates the process। कितनी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, कि वो डायरेक्टली नेशनल इनकम तो नहीं बढ़ा रहे, बट उस प्रोसेस को स्मूथ बना रहे हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हम्म। राइट। तो एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा, राइट। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, एक्सपेंडिचर। हाँ। ठीक है देव। हाँ। तो आज की क्लास के अंदर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर देखा, तीन तरह से क्लासिफाई हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, हाँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर, कौन सा होगा, कौन सा होगा? जो लाइबिलिटी को बढ़ा असेट्स देगा। और हाँ हाँ, असेट्स और लाइबिलिटीज की टर्म से बताओ। जो लाइबिलिटीज को
कम कर देगा और एसेट्स को बढ़ा देगा। हाँ, which either cause increase in assets, या फिर liabilities पहले लिख रहे हो तो which either cause reduction in liabilities or cause increase in assets, तो वो होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? विच जो कि लायबिलिटीज को कम कर देगा और एसेट्स को हाँ बढ़ा हाँ, देगा। गलत। which neither cause reduction in liabilities nor cause creation of assets, राइट, वो होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हमने करा ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्टिविटीज, तो प्लान एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर which is incurred by the government to fulfill the projects proposed in the 5 year plan, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो 5 year plans में काम आएंगे, ठीक है, वो खर्चे होते हैं हमारे कौन से? प्लान एक्सपेंडिचर। एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से होते थे? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द बजट एक्सपेंडिचर which are नॉट not प्लान्ड। planned, which are not planned in advance, right, जिनके लिए कोई प्लानिंग नहीं नहीं। करी हुई होती पहले से। ओके, फिर हमने करा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दी budget expenditure incurred by the government on economic growth and development activities, and non-development expenditure हमने पढ़ा refers to budget expenditure which is incurred on which does not directly contribute to the development but contributes to the but accelerates the process of economic growth and development, जो डायरेक्टली डेवलपमेंट में मदद नहीं करते पर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देते हैं, उसको और स्मूथ बना देते हैं, ठीक है। हाँ। सो अगली क्लास के अंदर इसको अच्छे से रिवाइज करना है, इसका एक सबसे पहले एक ओरल टेस्ट होगा और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। पिछली क्लास और आज की क्लास का ये एक ओरल टेस्ट होगा, पिछली क्लास का भी नहीं, 3 क्लासें होगी ना गवर्नमेंट बजट की, तीनों क्लासेस का एक ओरल टेस्ट होगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके, सो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाय। बाय।